Hello everyone, this is Ajay Verma before you and I welcome all of you on our channel Prep IAS। बच्चों, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जो जनरली काफी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी और साथ ही साथ में स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस में। जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं तो उसमें आप तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने सुन रखा होगा इनके बारे में। एंड दीज थ्री थिंग्स आर, फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, द अनदर टू आर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के बारे में और भी काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी पे, और ना केवल इकोनॉमिक, साथ ही साथ में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन आज के इस चैप्टर में मेनली हम एक नैरो व्यू में केवल और केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण, और साथ ही साथ में इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के कुछ किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जगह लेता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कस्टमर्स एज वेल एज जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उस पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ये चीजें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने बाकी के सभी वीडियोस देख लिए होंगे। हम लोगों ने कंप्लीट क्लास 9th और साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम क्लास 10th भी कवर कर लिए हैं। आप वो सभी वीडियोस को देखिएगा क्योंकि कहीं कंटेंट जो है अपने आप में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिलेटेड होता है। बहुत सारी चीजें आप प्रोग्रेसिव वे में चैप्टर्स में देखते रहते हैं जो पहले भी आपने कवर की हैं, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने में आपको हेल्प मिलती है अगर आपने पूरा सीक्वेंस फॉलो किया है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। आप इमेजिन कीजिए, आपने अपने आसपास शहरों में या जहां पर भी आप रहते हैं ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज की कार्स आप लोगों ने देखी होगी। काफी बार ऑडी हो गया या फिर मर्सिडीज हो गया, इनके शोरूम्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। साथ ही साथ में टोयोटा जैसी एक कंपनी है जो कहीं और से आई है, फोर्ड के शोरूम्स आप लोगों ने देखे हैं। ऑलमोस्ट बड़े से बड़े ब्रांड्स, चाहे रोल्स रॉयस हो या जो भी हो, सारे सबसे बड़े ब्रांड्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी चीजें खरीदनी होती होंगे। आपने एडिडास, पूमा ऐसे ब्रांड्स देख रखे होंगे। और जो भी मोबाइल फोन्स या टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप लेना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स आप लोग वैसे तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन अपने आसपास इन सभी शॉप्स को आपने देख रखा होगा। अब बच्चों, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, तो क्या ये सारे के सारे ग्लोबल ब्रांड्स इतनी नंबर ऑफ वेराइटीज के प्रोडक्ट्स हमेशा से इंडिया में थे? नहीं, इसका आंसर रहेगा नो। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ अराउंड 20-30 ईयर्स में ही हमने इतना ज्यादा कनेक्शन देखा है इंडियन इकोनॉमी का बाकी सभी इकोनॉमीज पूरे दुनिया के साथ में, जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ पर आप देखिए, केवल और केवल जो हमारी मारुति कंपनी की कार हुआ करती थी या फिर आपका महिंद्रा हुआ करता था, साथ ही साथ में आपका एम्बेसडर गाड़ी, ये सब चीजें आपको ज्यादा दिखती थी। आज आप चाहे कार्स की बात करो या मोबाइल फोन्स की बात करो, ट्रैक्टर्स की बात करो, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में आप दुनिया भर से कंपटीशन देखते हैं, प्रोडक्ट्स में भी और साथ ही साथ बिजनेसेस में भी। जैसे आप सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो आज आपको इंडिया में अमेजोन भी दिखता है जिसने बैंगलोर में रिसेंटली अपना दुनिया का सेकंड नंबर सबसे बड़ा ऑफिस ओपन किया है। ऐसे ही आप इंडिया के ब्रांड्स देख सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ है इंडिया से, लेकिन अल्टीमेटली अमेजोन की तरफ से एक्वायर्ड है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो या प्रोडक्ट हो, पूरी दुनिया भर के आज आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये सब क्यों हो पाया है? ये कुछ इम्पैक्ट है जो आप ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के तौर पर यहाँ पर देखते हैं। आज दुनिया भर में कहीं भी अच्छे से अच्छे बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट बन रहे हो, आप उनको इंडिया में ही हो सकता है अपने मार्केट के आसपास या फिर बड़े शहरों में, और नहीं तो फिर ऑनलाइन कैसे भी परचेज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपकी रीच में हो गई है, और मार्केट जो पहले हुआ करते थे वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। काफी सारी चीजें बदल चुकी है, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ में बिजनेसेस जो हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ है, कस्टमर्स पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ये सब चीजें हम आज
इस चैप्टर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बच्चों, आपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज के बारे में सुन रखा होगा। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके हेडक्वार्टर्स, जो मुख्यालय होगा, वो किसी एक कंट्री में होता है। जैसे हम बात करते हैं एप्पल की, इसका मुख्यालय आप कहाँ पर देखते हो? यूएसए में। मेनली आपको कैलिफोर्निया में सभी बड़े बड़े कंपनीज, चाहे एप्पल हो या फिर आप फेसबुक की बात करते हैं या फिर गूगल की बात करते हैं, और इसके साथ ही साथ दूसरी अदर कंपनीज भी हो सकती हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स आप एक जगह पर देखोगे, लेकिन इनके ऑफिसेस, इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, इनकी ब्रांचेस आप देखोगे दुनिया के सारी की सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिलती हैं। ना सिर्फ अमेरिका, हमारे यहाँ से भी बहुत सारी एमएनसीज है बच्चों। चाहे आप एसबीआई की बात करो, काफी सारे देशों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। हमारे यहाँ से आपने विप्रो का नाम सुन रखा है, बहुत सारे देशों में बिजनेस है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, टाटा की अगर हम बात करें, जिसने ना केवल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के रूप में काम कर रहा है, बल्कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को बाहर भी एक्वायर किया है और इंडिया में भी उनके साथ काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ने, जैसे आपने देखा होगा, जो लैंड रोवर ग्रुप है, जैगुआर प्लस लैंड रोवर, इसको एक्वायर किया है। और अगर हम स्टारबक्स कॉफी की बात करें तो वो इंडिया में टाटा के साथ एसोसिएशन में काम करता है। तो ये कंपनीज जो बाहर की हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, हमारी कंपनीज बाहर जा रही हैं, और बाहर से आने वाली कंपनीज ऐसा भी हो सकती हो कि हमारी कुछ कंपनीज के साथ टाई अप कर रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ की किसी कंपनी को उन्होंने पूरे तरह से खरीद लिया हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इंडियन कंपनीज के जिनको एक्वायर किया है बाहर की कुछ कंपनीज ने। चलिए वापस आते हैं। तो बच्चों, ये कंपनीज जो बहुत सारे देशों में फैले हुए लेवल पर काम कर रही है, हेडक्वार्टर्स एक जगह है, लेकिन उसके अलावा इनके जो सारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं। इन कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या एमएनसीज कहते हैं। आप सभी ने इस टर्मिनोलॉजी के बारे में सुन रखा होगा। अब ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि केवल और केवल प्रोडक्ट्स को अपने देश के अलावा बाकी जगह पर बेच रही है। प्रोडक्ट की सेल करने के अलावा पूरी की पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस हो, या फिर कस्टमर सपोर्ट की प्रोसेस हो, या फिर असेंबली की प्रोसेस हो, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने दुनिया भर में फैला रखी है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स का भी, जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा बच्चों, जैसे आप एप्पल की बात करते हैं मोबाइल फोन, या फिर और भी कंपनीज को आप देख सकते हैं, तो एक बड़ी एमएनसी क्या क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज में कैसे स्प्रेड होती है। हो सकता है उसके जो डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के, कि क्या डायमेंशंस होने चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगेगा, हो सकता है ये डिजाइन वो अमेरिका में उसका जो हेडक्वार्टर होगा वहां पर बड़े बड़े ओनर्स और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर डिसीजन लिया हो। फिर इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होंगे, उनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो सकती है। जैसे चाइना आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सबसे बड़ी पावर है। इसके बाद आप देखोगे असेंबली जो होती है प्रोडक्ट की, वो किसी और देश में हो सकती है। उसके बाद इन सब चीजों के बाद में मार्केटिंग, पैकेजिंग, सभी चीजों के बाद में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दुनिया भर में बेचे जाते हैं। प्रोडक्ट्स के सेल करने के बाद बच्चों आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, जैसे आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो कि सर ये मोबाइल फोन मैंने खरीदा था, लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अमेजोन से या कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगाते हो, फिर आप कॉल करते हो कि मेरा ऑर्डर मुझे प्रॉपर नहीं मिला है या फिर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकता है किसी और देश में हो। इन सर्विसेज को हम कस्टमर केयर सर्विसेज में काउंट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिजाइनिंग को लेकर डिसीजन कहीं और हो रहे हैं, कंपोनेंट्स कहीं और बन रहे हैं, कंपोनेंट्स बनने के बाद टुकड़े कहीं और जा रहे हैं, और उनकी असेंबली करके एक फाइनल प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, उसकी पैकेजिंग वहां हो रही है, उसके बाद उसे दुनिया भर में सेल किया जा रहा है। सेल करने के बाद कस्टमर केयर कहीं और देश से चल रहा है। ये बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे कंपनीज या प्रोडक्ट्स के केस में आप देख सकते हैं। आपको सभी को पता होगा बच्चों, कस्टमर केयर के मामले में हम बात करते हैं बीपीओ इंडस्ट्री की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। तो इंडिया एक काफी बड़ा हब है। हालांकि कुछ समय से ये जो बीपीओ इंडस्ट्री है ये फिलीपाइंस और साथ ही साथ में दूसरे देशों में ज्यादा शिफ्ट हो रही है,
क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे पास इंडिया के पास में बहुत ही चीप अच्छी इंग्लिश बोलने वाले काफी सारे रिसोर्सेस, लेबर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। लेकिन अब फिलीपाइन जैसे देशों में ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। आप सोचिए, एप्पल या कोई भी कंपनी ये सब क्यों कर रही है? क्या फायदे होंगे उस कंपनी को? तो बच्चों आप समझ सकते हैं। कहीं पर हो सकता है डिजाइन एक्सपर्टाइज के लिए उसे अच्छे रिसोर्स मिले, बड़े बड़े इंजीनियर्स या पॉलिसी बनाने वाले, डिजाइन करने वाले, ये सब सारे लोग उसे किसी और देश में मिल रहे हैं, या फिर ये सब चीजें कंपनी अपने हेडक्वार्टर के अंदर ही रखना चाहती है, इसीलिए वो अमेरिका से ये काम कर रही है। कंपोनेंट प्लास्टिक के प्रोडक्ट होंगे, टिन के प्रोडक्ट होंगे, एल्यूमिनियम होगा, ये सब सारी चीजें हो सकता है कहीं और बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चर हो रही हो। जैसे चाइना में आप जानते हैं कितनी सारी चीजें बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चर होती हैं, और इंडिया भी बहुत सारी चीजें आती है। असेंबली के लिए जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी या फिर लेबर और स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है वो किसी और देश में चीप पड़ रही हो, और वो देश जो है वो उनके हेडक्वार्टर या जो सबसे बड़े मार्केट है उसके आसपास में हो। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने मैक्सिको की बात की है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की। यहाँ पर असेंबली क्यों होती है काफी सारे प्रोडक्ट्स की? क्योंकि पूरा यूरोप मार्केट, पूरा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मार्केट यहाँ से बहुत पास में आसानी से कवर हो जाता है। कस्टमर केयर की सर्विस हम इंडिया से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर ऐसा मिल जाता है जो पूरी दुनिया भर के कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, और काफी कम सैलरी इन्हें देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम बात करते हैं यूके बैंकिंग की। आप सोचिए, यूनाइटेड किंगडम्स में अगर कोई बैंक काम कर रहा है और बैंक के किसी कस्टमर का एटीएम कार्ड खो गया है या फिर कोई और इशू आ गई है जिसके लिए उसे बैंक में फोन करना है, अगर बैंक के अंदर या यूके में ही कोई एक ऐसा पर्सन जो ये वाला जॉब कर रहा होगा, अगर वो बैठा होगा, तो वो वहां पर सैलरी लेगा बहुत सारी, हो सकता है इंडियन रुपए में हम देखें तो 2-3 लाख रुपीस की सैलरी लेगा। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, कम्युनिकेशन नेटवर्क के बढ़ने की वजह से, ये जो कस्टमर केयर वाला फंक्शन है, ये यूके का वो बैंक इंडिया में किसी कंपनी को दे देगा, और इंडिया में ऐसा पर्सन जो केवल कस्टमर से बात कर रहा है, वो हो सकता है ये वाला काम 10-15,000 रुपीज में कर दे, उससे ज्यादा रुपए ना लगे। तो एक काफी बड़ा जो कॉस्ट होता है वो कंपनीज रिड्यूस कर लेती है इन सब चीजों के थ्रू, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो दुनिया भर में फैली हुई है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चला, ना केवल एमएनसीज जो है वो दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन भी ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेज में आप देखोगे कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित किया जाता है। कहीं से एक फंक्शन हो रहा है, कहीं से दूसरा फंक्शन हो रहा है, ऐसी काफी चीजें हो सकती है बच्चों। आपको जैसे मैंने बीपीओ के बारे में बताया है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऐसा ही आईटीओ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग। ऐसा ही केपीओ हो सकता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऐसा ही एलपीओ हो सकता है, जिसे हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। आप सोचिए, कोई एक कंपनी है अमेरिका में जो कोई बिजनेस कर रही है, और लीगल कंसल्टेशन के लिए हो सकता है उसे कहीं और सस्ते में लॉयर्स मिल रहे हो, तो वो कहीं और ये फंक्शंस करवाएगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को इजी बनाती है। अब बच्चों, इन सब चीजों के फायदे क्या हैं? तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है किसी लोकेशन पे चीप मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो सकता है कोई प्लेस आपके मार्केट से क्लोज हो, कहीं पर स्किल्ड इंजीनियर्स अवेलेबल हो जैसे इंडिया के केस में है, और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, साथ ही साथ कस्टमर से अच्छे डील करने वाले, कम पैसे पे काम करने वाले लोग भी अवेलेबल हो सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से कंपनी अराउंड 50-60% अपना कॉस्ट कम कर सकती है। अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, इसका मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ में एक ग्लोबल इमेज का भी उनको फायदा मिलता है। बच्चों, इन सब चीजों के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हो सकता है किसी कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रिलैक्सेशंस हो, ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐसे लॉज नहीं हो, फॉरेन कंपनीज को आसानी से काम करने दे रहे हो। कभी कभी आपने टैक्स हेवंस नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो ऐसे देशों में जाती हैं जहां टैक्स ज्यादा नहीं लगता है, और वो वहां से काम करती हैं।
तो ये सब भी चीजें होती हैं जो मैटर करती है कि कंपनी कितने बड़े लेवल पर कहाँ-कहाँ कौन सी प्रोसेस के लिए फैली हुई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं बच्चों, इतने सारे देशों में जब प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंटरलिंक कैसे होता है, किस तरीके से ये काम होता है। तो बच्चों, एमएनसी जो होती हैं वो प्रोडक्शन कहाँ पर करती हैं, जो मार्केट से क्लोज होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ में बहुत सारा फ्रेट ऑक्ट्रॉय जैसी चीजें ना लगे, साथ ही साथ में आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के लेबर मिल जाएं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस मिले। अगर आपके देश में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो फिर वहां पर कंपनी ये काम नहीं करेगी, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इनके साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, क्या कंपनीज के लिए बेनिफिट करने वाली पॉलिसीज हैं। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती हो और उन पर परमिट लेना पड़ता हो उनको बार बार, या फिर कोटा डिसाइड हो जाता है कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। आप इकोनॉमी सब्जेक्ट में बहुत सारी आगे चीजें पढ़ने वाले हैं जो ये सभी देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, उस देश के कस्टमर्स कैसे हैं, क्या वहां पर एक डोमेस्टिक मार्केट है। इंडिया में इतनी सारी कंपनीज क्यों आ रही है बच्चों। फिलीपाइंस हो सकता है लेबर सस्ता दे रहा हो, चाइना हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छा दे रहा हो, लेकिन इंडिया बच्चों दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। इतने सारे लोग हैं हमारे पास, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। दुनिया भर के सारे मार्केट्स जो भी हैं उनके कंपैरिजन में हर तरीके के कस्टमर हमारे पास हैं, इसीलिए इंडिया में भी इतनी सारी आपको कंपनीज देखने को मिलती हैं। चलिए, तो ये सब चीजें कंपनीज पसंद करती हैं, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेती हैं कि कहाँ प्रोडक्शन करेगी और वहां से कौन कौन से फंक्शन लिए जाएंगे। जब एक कंपनी ये पता कर लेती है कि इन सब चीजों के आधार पर हमारे पास सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है, तो वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट करती है। बच्चों, कोई एमएनसी जब किसी कंपनी के द्वारा, जहां जिसका हेडक्वार्टर कहीं और है और उसके द्वारा कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप से जानते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने शायद एफडीआई के बारे में सुन रखा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सुन रखा होगा। साथ ही साथ कभी कभी आप एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसके बारे में भी सुना होगा। एफडीआई को हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं बच्चों, एफआईआई को हम विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में जानते हैं। चलिए, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, कंपनी दूसरे देशों में पैसा लगाती है और इस उम्मीद के साथ पैसा लगाती है कि एक लंबे समय के लिए हम बिजनेस करेंगे, काफी सारा प्रॉफिट हमें मिलेगा। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी एक देश में जब बिजनेस करना चाहती हो तो वो वहां की ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज के साथ में मिलकर काम करे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपने एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर देख रखा है बच्चों, मारुति के साथ आप देखिए सुजुकी, राइट, मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी ने कंबाइन यहाँ पर काम किया है। ऐसे ही आप फोर्ड के बारे में बात करेंगे तो उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में काम किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैंने टाटा का आपका स्टारबक्स के साथ में बताया है। तो काफी बार तो लोकल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर में काम किया जाता है, और इसके साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी, फॉरेन की कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी को पूरा तरीके से एक्वायर कर ले, जैसे मैंने आपको उसके भी एग्जाम्पल अभी अभी बताए हैं। जॉइंट वेंचर में क्या होता है बच्चों, दोनों कंपनीज का फायदा है। क्या होगा, फॉरेन कंपनी काफी सारा पैसा दे देती है, यहाँ पर लगा देती है, साथ ही साथ वो देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आएगी, जिससे हमारी डोमेस्टिक कंपनी को भी फायदा होगा और कस्टमर बेस अल्टीमेटली बढ़ेगा। साथ ही साथ में थोड़ा सा हमारे कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस भी होता है कि चलिए एक हमारे ही देश की कंपनी है जिसके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब काफी बार आपने देखा होगा बच्चों, बिजनेस हमेशा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए कभी कभी कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। इस इमेज में जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो हायर वेजेस मांग रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, काम करने की कंडीशंस अच्छी कीजिए, हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, सैलरी ज्यादा लेंगे। उस केस में बिजनेस वाले सोचते हैं कि अब यहाँ हमारे लिए उतना प्रॉफिट नहीं बचा है,
हमारी कंपनी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बिजनेस ओनर्स हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं, उन्हें वेलफेयर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलिए, अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कभी कभी और साथ ही साथ में जो मोस्ट कॉमन रूट होता है दूसरे देशों में एंट्री करने का, वो ये होता है कि फॉरेन कंपनी एमएनसी क्या करती है, लोकल कंपनीज को पूरे तरीके से एक्वायर कर लेती है और फिर अपने ही नाम से वहां पर काम करना शुरू कर देती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे कुछ एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ऐसी इंडियन कंपनीज जिनका एक्विजिशन किया गया है किसी एमएनसीज के द्वारा। चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कैरगिल फूड्स का, जो एक बड़ी अमेरिका की कंपनी है, और इसने यहाँ पर पारक फूड्स नाम की जो इंडियन कंपनी थी उसका कंप्लीट एक्विजिशन किया है। आज ये इंडिया में सबसे बड़ा एडिबल ऑयल, खाने का जो तेल होता है, उसका उत्पादन करता है और 5 मिलियन पाउचेस डेली, 50 लाख पाउच डेली बनाता है, जो खाने का तेल हम यूज करते हैं उसके। तो बच्चों, एमएनसीज इस तरीके से काम करती हैं। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि एमएनसी अपने खुद का ब्रांड नेम यूज करे, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट किसी और से ले ले। जैसे आपको यहाँ इमेज में एग्जांपल दिखता है, लुधियाना में फुटबॉल्स बना रही हैं ये विमेन। कश्मीर में बच्चों क्रिकेट के जो बैट होते हैं वो काफी ज्यादा बनते हैं, साथ ही साथ में वहां पर भी फुटबॉल्स भी बनती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आज आप अमेजोन को देखिए, अमेजोन पे जो भी सेल कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो लोग हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? क्वालिटी बुक में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। काफी बार ऐसा होता है कि जीन्स कपड़े हमारे ही यहाँ के लोग बनाएंगे, लेकिन एमएनसी को बना कर दे देंगे। एडिडास जो जूते बेच रहा है या फिर कपड़े, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं अमेरिका से बन के आए, हो सकता है उनका प्रोडक्शन यही हो रहा हो, लेकिन एमएनसी ने केवल अपना टैग दे दिया है टेक्नोलॉजी की हेल्प करके, और उसके बेसिस पर वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं अपने खुद के ब्रांड नेम के अंतर्गत। तो बच्चों, ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू एमएनसीज जो होती हैं दुनिया भर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपांड करती हैं, और साथ ही साथ लोकल कस्टमर्स और साथ ही साथ में जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, लोकल फैक्ट्रीज कंपनीज होती हैं किसी देश में, उनके साथ वो इंटरैक्ट करती हैं, और एक इंटरलिंकेज आपको देखने को मिलता है एमएनसीज का देश, ऐसे देश जहां पर वो जा रहे हैं उन कंट्रीज के साथ में। एग्जाम्पल बच्चों आपको बताया गया है फोर्ड मोटर्स का, जो इंडिया में 1995 में आया था। 1700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था, जो उस समय सच में काफी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था, और चेन्नई में अपना पहला प्लांट डाला था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन करके। अब फोर्ड ने बच्चों सिर्फ ऐसा नहीं किया है कि इंडिया के लिए कार्स प्रोड्यूस की हो, इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ का प्रोडक्शन इंडिया के अलावा बाहर के मार्केट्स में भी भेजा जाता है। जैसे आप बात करते हैं ट्रैक्टर ब्रांच में, आप देखिए बच्चों, जॉन डेयर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर सभी ने देख रखा है। तो जॉन डेयर एक अमेरिकन ब्रांड है, इंडिया में इसकी फैक्ट्रीज हैं, पुणे में इसका सबसे बड़ा फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में इंडिया जो हेड ऑफिस है वो भी पुणे में है। इंदौर के पास में पीथमपुर में भी एक फैक्ट्री है। आज इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, 30% पूरी दुनिया के ट्रैक्टर्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। मान सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स इंडिया में बन रहे हैं, और ये केवल इंडिया में कंज्यूम नहीं होते हैं, इन्हें बाहर भी भेजा जाता है, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हें सस्ती पड़ रही हो, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सपोर्ट उन्हें मिल रहा हो, लेबर स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो बहुत सस्ता मिल रहा है, लैंड जो उनको खरीदना होगा इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए या टेस्टिंग के लिए, सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है। और इस तरीके से कंपनीज काम करती हैं, ना केवल एक मार्केट में बल्कि एक मार्केट को यूज करते हुए दूसरे मार्केट को भी वो टैप करती हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग ये जानते हैं, सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। इतने सारे देशों के बीच में पहले ट्रेड हुआ करते थे। हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पोर्तुगीज इंडिया आए ट्रेड करने के लिए वाटर रूट से, कैसे उनको फॉलो करते हुए ब्रिटिश और बाकी के लोग आए। अब सी रूट से आए, लेकिन उसके पहले लैंड रूट उसके पहले से ओपन था, वो तो बाद में
जो आपका ऑटोमन एम्पायर का फॉल हुआ था उसके बाद से थोड़ा सा मुश्किल होने लग गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने सी रूट तलाशना शुरू किया। तो ट्रेड बच्चों बहुत पहले से होने वाला एक कॉन्सेप्ट है, काफी पहले से ट्रेड चल रहा है और ट्रेड के थ्रू कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती थी। आपने ये पढ़ रखा है। आज आपको इतनी जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। तो आपस में लोगों के बीच में जो ट्रेड होता है वो भी उसका एक कारण हो सकता है। तो बच्चों, फॉरेन ट्रेड की वजह से होता क्या है, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है प्रोड्यूसर के लिए, जो भी उत्पादन कर रहा है। अगर एप्पल अमेरिका में फोन बना रही है तो ना केवल अमेरिका, पूरी दुनिया में वो फोन्स को बेच पा रही है। इन्फोसिस अगर इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी है तो अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज वो पूरी दुनिया में बेच पा रही है। ये फॉरेन ट्रेड की वजह से पॉसिबल होता है। आप केवल और केवल 135 करोड़ लोगों का मार्केट नहीं देखते हो, आप पूरी दुनिया में जो 700 करोड़ लोग हैं इनके मार्केट को हम ट्रेड की वजह से जोड़ देते हैं। कोई भी कहीं भी ट्रेड कर सकता है। अब बच्चों, इतनी सी चीज कॉमन अंडरस्टैंडिंग की है, ये समझिएगा। अगर आप बाहर वाले को अलाउ करोगे कि ठीक है आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हमारे यहाँ कर बेचिए, तभी वो आपको अलाउ करेगा। अगर आप उनसे चीजें खरीदोगे तो ही वो आपके यहाँ की चीजें अपने यहाँ आने देंगे, वरना ऐसा नहीं होगा। तो ये एक कॉमन सी चीज है जो आप आगे जाकर और भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये तो कंपनीज के लिए है, उनको काफी सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है। साथ ही साथ में उनकी प्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है एक बड़े लेवल पर हो जाती है। कस्टमर्स के लिए क्या फायदा होता है? कस्टमर्स के लिए बच्चों उनको बहुत सारी चॉइसेस या ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आज आप इंडिया में अगर कार लेना चाहते हैं तो केवल ऐसा नहीं होगा कि महिंद्रा की ही कार आपको मिलेगी या टाटा की ही कार मिलेगी। इसके अलावा भी जो भी आप दुनिया भर में ब्रांड्स हैं उनकी कार्स आप यूज कर सकते हैं। ये कार्स का एग्जाम्पल हो, चाहे क्लॉथ का एग्जाम्पल हो, इवन चाहे खाने का एग्जाम्पल क्यों ना हो, डोमिनोज, पिज्जा हट, जो भी आप देखेंगे, बर्गर किंग, सारी की सारी दुनिया भर की जो चेन्स हैं आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आप अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं, आप वेरीड या फिर डिफरेंट टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पूरी दुनिया भर के ऑप्शंस आपके यहाँ भी आज अवेलेबल होते हैं इस फॉरेन ट्रेड की वजह से। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। हम चाइना की बात अगर हम करें तो आप लोगों ने देखा होगा, बार बार हम लोग कैंपेन चलाते हैं कि चाइना की चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। हमारी आर्मी के साथ में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बच्चों, चाइना दुनिया में सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर आप बात करते हैं एक लाइटर की, तो जो लाइटर आपको 20 रुपीज में मार्केट में मिलता है, ये लाइटर का जब चाइना में प्रोडक्शन होता है तो ये प्रोडक्शन 30 से 40 पैसे के बीच में हो जाता है। मैं रुपए नहीं, पैसे की बात कर रहा हूं। इतना सस्ता प्रोडक्शन होता है। आपके घर में कपड़े सुखाने की जो क्लिप होगी या फिर वो कपड़े टांगने के लिए जो हैंगर होगा, इतने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गए, खिलौने हो गए, कितनी ही चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें चाइना में बहुत सस्ते में प्रोड्यूस हो जाती हैं। इंडिया में पहले इंडियन कंपनीज के टॉयज बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन आज आपको 90% जो टॉयज दिखते हैं वो चाइनीज टॉयज रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन सस्ता है। तो इंडिया में जो खिलौना बेचने वाली कंपनीज हैं या शॉप्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स चाइना से मंगा लेती है और फिर उन्हें यहाँ पर सेल करती हैं। तो बच्चों, कस्टमर के लिए तो काफी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसे चीप प्रोडक्ट मिल गया है, ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ा है। लेकिन हमारी इंडिया की जो कंपनीज, जो हमारी खुद की कंपनीज होगी, अगर वो टॉयज बना रही होगी तो फिर उनके लिए ये नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में प्रोडक्शन महंगा पड़ता है, वो चाइना वालों से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो, लाइटर का मैंने एग्जांपल दिया, हैंगर, बहुत सारे आपको दिवाली पे आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें इंडिया में प्रोड्यूस होनी ही बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि चाइना से बहुत सस्ते रूप में ये आ जाती है। तो ये आपको कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। काफी बार ऐसा भी होता है कि चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डंपिंग करता है। डंपिंग मतलब वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, डिमांड ना होने की वजह से वो सस्ते प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी इंडियन मार्केट में भी फेंक देता है। ये भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी आप एंटी डंपिंग मेजर्स के बारे में भी सुनते हैं।
तो इसके बारे में और भी हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज सर्च करते रहिएगा जो भी चीजें आपको न्यू लग रही है उनके बारे में। तो बच्चों, गुड्स जो होती हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल करती हैं, साथ ही साथ में आपको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस देखने को मिलती हैं मार्केट में, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके लिए बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ में हम देखें, चाहे अमेरिकन मार्केट हो या फिर इंडियन मार्केट, कहीं पर भी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आने की कोशिश होती है चीजों के बीच में। साथ ही साथ में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं होस्ट कंट्री में, होस्ट कंट्री मतलब जहां पर एमएनसी आई है, जैसे हमने इंडिया, हम एक कंट्री है, चाइना से खिलौने आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो कंपनीज होगी, डोमेस्टिक कंपनीज, इनको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर मार्केट का इंटीग्रेशन होता है। आगे आप पढ़ेंगे कुछ कुछ बड़े बिजनेसेस के लिए तो ये अच्छा है, काफी सारे बिजनेसेस फायदा उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बिजनेस खास करके होते हैं जिनको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं, जिनके पूरे के पूरे बिजनेसेस बंद हो जा सकते हैं। आगे हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो बच्चों, पिछले करीब करीब 30 सालों में आप लोगों ने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज जो हैं वो दुनिया भर में बढ़ रही हैं। इंडिया में भी आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल रही हैं। ये कंपनीज हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इसका मतलब पैसा लेकर आ रही है, कैपिटल लेकर आ रही है। पर क्या सिर्फ पैसा यहाँ पर आता है? नहीं, इसके साथ में और भी चीजों का ट्रांसफर होता है। वो क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी आपको देखने को मिलता है। बाहर से यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आती है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट भी होता है, राइट। साथ ही साथ में हम देखेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस का भी ट्रांसफर होता है। वहां से मैनेजर्स और दूसरे लोग जो आएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया से जॉब करने के लिए बाहर लोग जाएंगे। कल्चरल ट्रांसफर्स भी होते हैं, काफी सारी वहां की चीजें हम यहाँ पर खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, और हमारे यहाँ की इंडिया की चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सभी एमएनसीज और साथ ही साथ में ग्लोबल ट्रेड के बढ़ने की वजह से आप लोग देखते हो, और इन सभी चीजों से मिलकर ही आपका ग्लोबलाइजेशन बनता है। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चों? तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो देशों के बीच में जो तेजी से बढ़ता हुआ एकाग्रकरण या इंटीग्रेशन होता है और आपस में जो जुड़ाव होता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको कहा है कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। आगे जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बच्चों, आप इकोनॉमिक के साथ ही साथ में सोशल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, साथ ही साथ में कल्चरल के बारे में भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जामिनेशंस में इस तरीके की काफी चीजें आपको पूछने को मिलेगी। आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो 9th-10th में हम कुछ बेसिक चीजें अभी देख रहे हैं। जब आगे इन्हीं से संबंधित एडवांस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे से, तब आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ लोगों का एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रांसफर होता हुआ आपको दिखता है। और आज दुनिया भर के जो भी हिस्से हैं इकोनॉमिक तरीके से हम देखें तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये एक बहुत रिसेंट टाइम में ही हुआ है। तो बच्चों, ये चीजें हैं जो सारे के सारे आपको ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ट्रांसफर होती हुई दिखती हैं देशों के बीच में। अब बच्चों, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से इतना ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है? तो सबसे पहला फैक्टर, कॉमन सेंस वाली बात है, टेक्नोलॉजी। आज बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी जो यूएसए में बैठी हैं, सारा का सारा काम उनका इंडिया में हो पा रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट्स आज एक दिन के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं, या तो एयर कार्गो की वजह से, या बड़ी क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो शिप के थ्रू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ में कंट्री के अंदर ही हम देखें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ना, और ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट, जिसकी वजह से आज आप कहीं से भी कुछ भी काम कर सकते हो। बड़े बड़े स्टार्टअप्स, कंपनीज ऐसे हैं
जो हो सकता है इंडिया में बैठे हो लेकिन सर्विस अपनी दुनिया भर में दे रहे हो। जैसे हम कुछ एजुटेक प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, एडटेक की, तो सब लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जो पढ़ाने वाले हो सकते हैं, सेल्स वाले हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में आप उन्हें पढ़ा पा रहे हो। ये आपके लिए बहुत आसान हुआ है। ऑर्डर्स देना, कमांड्स देना या फिर इंफॉर्मेशन सेंड करना, सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छा दिया गया है बच्चों। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें एक मैगजीन है जो लंदन मार्केट में सेल होती है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग जो होती है वो दिल्ली में होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वहां से कोई आएगा, कुछ लिखा हुआ लेकर दिल्ली, और फिर वो अपने सामने खड़े रहकर उसे प्रिंट करवाएगा, फिर कोई और लेकर उसे लंदन जाएगा, वहां पर सेल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आज वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, इतने सारे रिसोर्सेस के थ्रू क्या कंटेंट है वो वहां से शेयर कर सकते हो। कंटेंट की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए हो सकता है यहीं से और आपको लोग मिल जाए, फिर यहाँ से प्रिंटिंग होगी और फिर वापस उसे प्रिंटेड मटेरियल को वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे कंटेंट के जॉब्स देखने को मिलेंगे जो दुनिया भर की कंपनीज के लिए आप कर रहे हो। और हम सिर्फ कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे सेल्स हो या फिर मार्केटिंग हो, लीगल प्रोसेस हो, दुनिया भर के जॉब्स आज आपको इंडिया में ही दिख रहे हैं। ये कंपनी आपसे कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसा शायद मुश्किल हो कि आपको कभी ऑफिस जाना पड़े, आप उन्हें कभी सामने नहीं देखोगे, लेकिन फिर भी सारे के सारी जो प्रोसेस है बिजनेस की वो अपने आप चलती रहेगी। तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। हालांकि हम हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर बिजनेस को फ्री कर देना, कंपनीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं उनको हटा देना, इसको हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर उदारीकरण या लिबरलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बच्चों, काफी पहले बहुत हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे टैक्सेस या ड्यूटीज या बैरियर्स हुआ करते थे चीजों के ऊपर, जिनकी वजह से एक देश की वस्तुएं दूसरे देशों में नहीं जा पाती थी। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, अलग अलग प्रोडक्शन होना शुरू होता है, गवर्नमेंट थोड़ा एक्सपांड करना चाहती है अपनी इकोनॉमी को, तो वो थोड़ा इजी कर देती हैं पॉलिसीज को। और इस पॉलिसीज के इजी होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, फॉरेन कंपनीज और ज्यादा आती हैं। जैसे आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बच्चों एक इंडेक्स है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और रिसेंटली उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोल दिया गया है कि अब से वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज नहीं करेगा। ये हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ही गवर्नमेंट को इस बात का आइडिया होने के लिए कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेसेस को एंट्री से लेकर एग्जिट तक कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, कितना इजी कर रहे हैं, उस पर नजर रखने के लिए नीति आयोग के द्वारा भी सेम नाम का इंडेक्स एक बनाया जाता है, जो हमारे स्टेट्स को लेकर ही होता है। और इससे पता चलता है कि स्टेट्स कितना काम कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों की वजह से भी बच्चों ग्लोबलाइजेशन फैलता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में बच्चों आप देखिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस किससे मिली? ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर कैसे आए थे? वो हमारे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। हमने उनका खूब वेलकम किया कि बहुत अच्छा, आइए आप भी कमाइए, हमें फायदा दीजिए। लेकिन हमें पता चला कि वो केवल अपना फायदा देख रहे थे। अल्टीमेटली ट्रेड की वजह से उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल कर लिया, उन्होंने हम पर राज किया और बहुत मुश्किलों से, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद वो गए। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने एक तो पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से भी सोचा कि यार फॉरेन कंट्रीज के साथ में उतना ज्यादा हमें ट्रेड व्रेड में नहीं रहना है। और दूसरा कारण ये भी था कि इंडिया नया नया आजाद हुआ था, इकोनॉमी की कंडीशन हमारी बहुत खराब हो गई थी। तो छोटे मोटे जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक बिजनेसेस हुआ करते थे, हमारी घरेलू उद्योग हुआ करते थे, अगर हम पहले से ही बाहर की चीजों को, जैसे चाइना के टॉयज हैं, उनको इंडिया में आने देते, तो हमारे उद्योग कभी भी पनप नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाली चीजें बहुत सस्ती होती और हमारे यहाँ महंगी होती। कस्टमर आखिरी में क्या चाहता है? कस्टमर सस्ती चीजें खरीदना चाहता है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से देश में प्रोडक्शन हुआ है या
किसने प्रोडक्शन किया है, कंपनी कितनी अच्छी है बुरी है, ये सब चीजें आप बातों में ज्यादा देखते हो। प्रैक्टिकली कस्टमर केवल और केवल सस्ती चीजें सिमिलर क्वांटिटी की या क्वालिटी की देखना चाहता है। तो बच्चों, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने काफी सारे बैरियर्स लगाना शुरू करा। जैसे टैक्स होता है इंपोर्ट पे, या ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, ये सभी क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। और इन बैरियर का यूज करके गवर्नमेंट किसी देश के साथ में फॉरेन ट्रेड को कम या ज्यादा कर सकती है। साथ ही साथ में कौन से प्रोडक्ट को बुलाया जाए, कौन से को नहीं बुलाया जाए, इसको भी वो डिसाइड कर सकती है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने खूब सारे बैरियर्स लगाने शुरू करे। हम लोगों ने केवल और केवल ये सोचा कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। कंपटीशन उनको शुरुआत में ही फेस नहीं करवाना है जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए। और केवल जो एसेंशियल आइटम्स होते थे, जिनकी इंडिया के पास में कमी थी और जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी थे, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की या फिर नेचुरल गैस की या पेट्रोलियम की, ऐसी ही क्वांटिटीज को हमने इंडिया में एंट्री अलाउ की, बाकी चीजों को हमने अलाउ नहीं की। ये केवल इंडिया की बात नहीं है बच्चों, जनरली किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ऐसा ही होता है कि वो इनिशियल स्टेज में अपनी खुद की डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, देश के अंदर वाले जो कंपनीज हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे बैरियर्स लगाता है। अब ये सिलसिला चलता गया, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। हम आगे जब मेन कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो ये भी जानेंगे कि ये जो हमने बैरियर्स लगाए कैसे इंडिया के लिए नुकसानदायक रहे। फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन 1991 में उसका पीक आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि आप जिस तरीके से इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हो वैसे काम नहीं चल पाएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए चीजों को। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी के नाम से आप जिसे जानते हो, ये तीनों मेजर्स हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, हमने हमारी इच्छा से लगाए हैं नहीं, लेकिन हमारी मदद करने के लिए आईएमएफ की तरफ से फोर्स था। और तब जाकर हमने 1991-92 में ये न्यू मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। हमने हमारे देश की बाउंड्रीज को खोल दिया है बाकी कंपनीज को आने के लिए। और एलपीजी के बाद आपको इतनी सारी एमएनसीज इंडिया में देखने को मिलती है। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हो, जो भी ट्रेड बैरियर्स है उनको हटा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये लिबरलाइजेशन होगा। आप फ्रीडम दे रहे हो, लिबरल कर रहे हो ट्रेड को, तो ये अपने आप में लिबरलाइजेशन होगा। डोमेस्टिक वे में लिबरलाइजेशन के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी डिस्कस करेंगे। अब बात होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नाम से जानते हो, और बार बार इसके बारे में आप लोग सुनते भी रहते हो। आपको पता ही होगा, शायद 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। WTO के पहले एक एग्रीमेंट हुआ करता था बच्चों, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं, GATT। ये केवल एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए, नजर रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था कि एग्रीमेंट को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो इसीलिए हमने एग्रीमेंट को लागू करने के लिए एक बॉडी बना दी, जिसे WTO के नाम से हम जानते हैं, वैश्विक व्यापार संगठन के नाम से। और ये कैसे काम करता है, तो ये GATT जो एग्रीमेंट था उसके प्रिंसिपल्स के बेस पर ही ये काम करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आपको समझ आता है, पूरी दुनिया में ये ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, और ट्रेड को बढ़ाने के साथ ही साथ फ्री एंड फेयर बनाना चाहता है। इसीलिए ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं कोई कंपनीज या कंट्रीज ऐसे तो नहीं है जो बैरियर्स लगा रही है। WTO का कहना यही है कि जो भी फॉरेन ट्रेड पे बैरियर्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट पे, सारे हार्मफुल होते हैं। कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, और सारे देशों के बीच में ट्रेड जो है उसको फ्री कर देना चाहिए। गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी कंट्री में सारी पॉलिसीज को लिबरलाइज कर देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ इसका एक एम आपको देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ देशों का डोमिनेंस होने की वजह से उनकी पॉलिसीज दूसरे कुछ देशों के लिए हो सकता है उतनी फायदेमंद ना हो। जैसे
डब्ल्यूटीओ में भी आपको अमेरिका का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस देखने को मिलता है, साथ ही साथ में दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज का। तो ये जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, ये आज भी ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनको ये फोर्स करती है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दीजिए। मतलब वो बैरियर्स लगा रहे हैं, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें। आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफी सारी डिबेट इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा करंट को भी फॉलो करते रहें। तो बच्चों, ये ट्रेड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है एग्रीकल्चर को, उसको लेकर डब्ल्यूटीओ हमेशा कहता है कि आप सब्सिडी मत दीजिए। सब्सिडी से क्या होता है? सब्सिडी से फार्मर जो है, उसको प्रोडक्शन करने में आसानी होगी। उसके लिए प्रोडक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन चीप होगा। अगर प्रोडक्शन चीपर होगा तो फिर आप उसको सेल भी चीप प्राइसेस में कर सकते हो, कम प्राइस में सेल कर सकते हो। अगर आप ये करोगे और दूसरी कंट्री में गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, तो फिर प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा। आपके यहाँ की चीजें सस्ती, वहां की महंगी, ऐसे तो ग्लोबल ट्रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री, इतने बड़े बड़े किसान जहां पर है, इतने बड़े बड़े खेत हैं, ये भी अपने फार्मर्स को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने के लिए खूब सारी हेल्प करती है, जिससे उनको एडवांटेज मिलता है। और फिर ये इंडिया जैसे कंट्रीज को कहते हैं डब्ल्यूटीओ के थ्रू कि आप यहाँ पर सब्सिडी मत दीजिए, आप अपने किसानों में उतना पैसा मत लगाइए। तो ये जो चीजें आपको देखने को मिलती है, ये डब्ल्यूटीओ का जो एम या ऑब्जेक्टिव है, उसके अगेंस्ट में आपको देखने को मिलती है। ये प्रैक्टिस अपने आप में कहीं फ्री या फेयर ट्रेड जैसी आपको दिखाई नहीं देती है। और भी काफी सारी करंट में आप डिस्प्यूट्स या फिर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म्स के बारे में, टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया में? तो जैसे कि हमने बात की है, हम केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को मेनली देख रहे हैं। अभी हम हमारे प्रोड्यूसर्स, चाहे बाहर के हो या इंडिया के हो, और कंज्यूमर्स को ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। उतना ज्यादा हम सोशल या फिर बाकी सब चीजों पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिलता है, खास करके ऐसे लोग जो थोड़ा अच्छे हैं, जो अमीर लोग हैं, अर्बन एरियाज में रहने वाले, उनको इसका काफी एडवांटेज मिला है। उनके लिए क्वालिटी ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं लोअर प्राइजेस पे। साथ ही साथ उनके लिए एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देखने को मिलता है, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अमीर घर के लोग जनरली प्रेफर करते हैं, और इन एमएनसीज ने आपको काफी सारे इस टाइप के प्रोडक्ट्स या ऑप्शंस अवेलेबल करवाए हैं। लेकिन कोई भी चीज के सिर्फ फायदे हो, नुकसान नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बच्चों, हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारे यहाँ। क्या फायदा होगा? तो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ और अच्छी क्वालिटी हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स की देखने को मिलेगी। कंपनीज हमारे यहाँ पर आएंगी तो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगी। तो ये सब चीजों के फायदे होने की वजह से हम क्या चाहते हैं? हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। इसको अट्रैक्ट करने के लिए काफी सारे काम होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये एक बड़ा एरिया होता है, लैंड होता है, जिसपे गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करती है। वहां पर उतने टैक्स वगैरह अप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सभी चीजों को अश्योर करती है, जिससे बाहर की कंट्री के जो एमएनसीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें। इसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट अपनी जो लेबर लॉज या पॉलिसीज होती हैं, उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जैसे बच्चों, आज आप इंडिया में भी देखिए तो बहुत रिलैक्स कर दिया गया है काफी सारे नॉर्म्स को, और कंपनीज के लिए वो अट्रैक्टिव होते हैं। आजकल कंपनीज को परमानेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप, जब आपको डिमांड पड़ रही है तब आप रख सकते हो। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने वाली चीज है। और कभी कभी कुछ लोगों को अपनी वेजेस या सैलरी में काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस यहाँ पर करने को होते हैं। चलिए,
अब बच्चों हम इफेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहे हैं। तो पहला तो हमने कंज्यूमर के बारे में देखा, दूसरा हम डिस्कस करते हैं जो कुछ टॉप इंडियन कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जिनको अच्छा कंपटीशन मिला है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से कंपटीशन को यूज किया है, बाहर से आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है और अपने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। इन्हें सक्सेस मिली है, ये अपने आप में बड़े हो गए हैं। जैसे टाटा का एग्जांपल आप देख रहे हैं, रिलायंस का आप एग्जांपल देख रहे हैं। साथ ही साथ इन सब कंपटीशन या दूसरे देशों के कंपनीज के यहाँ आने की वजह से उन देशों ने हमारे लिए सीमाएं खोली हैं और हमारी खुद की बहुत सारी कंपनीज आज मल्टीनेशनल्स बन गई हैं। टाटा मोटर्स की हम बात करें, इन्फोसिस, रेनबेक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम और कितनी ही ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों, इन ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कंपनीज जो एमएनसीज हैं, उनके देशों ने हमारे लिए अपने डोर्स ओपन किए हैं और हमारे लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा मिली हैं। खास करके वो कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, जैसे अभी हमने कहा कि अगर कोई बीपीओ, केपीओ, एलपीओ सर्विस दे रहा है या फिर डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग जैसे सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, खास करके जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। अब बच्चों, फॉरेन से आने वाली कंपनीज अच्छी टेक्नोलॉजी और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से चीप चीजों का प्रोडक्शन करती है। और अगर वो चीप चीजों का प्रोडक्शन कर रही है, तो हमारे यहाँ पर अगर लोग उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी। जैसे कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की हम यहाँ पर बात करें, तो बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज हुआ करती थी, इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिला है। इंडिया में प्रोडक्शन उतना सस्ता ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना सस्ता ना होने की वजह से हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड नहीं रही है और ऐसे बहुत सारी कंपनीज को बंद भी होना पड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े बिजनेसेस के सामने छोटे बिजनेस हार जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ बच्चों, कंपटीशन तो बड़ा ही है और एम्प्लॉयमेंट में भी आपको कुछ नेगेटिव कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब आपको उतने सारे परमानेंट लेबर रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी आप रख सकते हो। आप लोग गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बार बार सुनते हैं, शायद सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इनसे क्या हुआ है, इनसे कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे इनसिक्योरिटी आई है, वर्कर्स की लाइफ को बहुत एक सब्सटेंशियल लेवल तक चेंज किया गया है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बच्चों, तो जब फॉरेन कंपनीज की तरफ से गारमेंट को लेकर बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए जाते हैं इंडिया में जो गारमेंट बनाने वाले हैं उनको, तो ये जो इंडिया में गारमेंट बनाने वाले हैं, इन्हें पता है कि जो कॉटन या रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड है, उस सब पे तो हम पैसा कम नहीं कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो एक काम करो कि लेबर का खर्चा कैसे भी कम करने की कोशिश करो। तो वो लोगों को टेम्पररी बेसिस पर नौकरी देते हैं, परमानेंट बेसिस पर नहीं देते हैं। बहुत 16-16, 18 घंटे काम कराया जाता है, वेजेस उतनी अच्छी नहीं दी जाती है और कभी कभी तो रात दिन काम करवाया जाता है ताकि जिससे डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके, लेकिन थोड़ा कॉस्ट कम से कम किया जा सके। तो इन सब चीजों की वजह से आप देखते हैं कि वर्कर्स की कंडीशन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेंगे। तो बच्चों, ये जो वर्कर्स की कंडीशन है या नेगेटिव चीजें हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनाइज सेक्टर का होते हुए भी एमएनसी के इम्पैक्ट की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने की वजह से, ऑर्गेनाइज होते हुए भी काफी सारे वर्कर्स के साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके लिए उतने सारे अरेंजमेंट्स या बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा ट्रेडिशनली दिए जाते थे। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे यूनिट्स आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे गली कूचे में, जो एमएनसीज को सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्कर्स की हेल्थ या बाकी चीजों का उतना ज्यादा ख्याल वहां पर नहीं रखा जा रहा है। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन अगर फायदेमंद है तो वो सभी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन की। फेयर मतलब जो सभी के लिए अच्छा हो, ऐसा ना हो कि कुछ को फायदा हो और कुछ को नुकसान हो। जैसे हमने बड़ी कंपनीज के लिए इंडिया में फायदा देखा, छोटे कंपनीज प्रोड्यूसर्स के लिए नुकसान देखा, वर्कर्स के लिए नुकसान देखा। अमीर कंज्यूमर्स को तो बहुत सारी क्वालिटी मिल गई,
लेकिन फिर गरीब कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन शायद उतना अच्छा हो ही नहीं रहा हो, छोटी कंपनीज ने काम करना ही बंद कर दिया हो। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट ऐसे हैं कि सभी को बेनिफिट नहीं हुआ है। जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड हैं या अमीर लोग हैं, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, लेकिन दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन जो है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला होना चाहिए और सभी को इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ना कि इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर ये होगा तभी वो फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। अब फेयर कैसे बनाया जाए ग्लोबलाइजेशन को, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट वो रोल प्ले कर सकती है बच्चों। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स हो या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो, इनके सभी का इंटरेस्ट का ख्याल रखें। जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में लेबर लॉज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में आपने जाना है। अगर जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैरियर्स वापस से लगा सकता है डोमेस्टिक कंपनीज को कॉम्पीट करने के लिए। WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम पुश करें, उनसे नेगोशिएशन करें जिससे वो हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएं। साथ ही साथ में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटी मोटी कंपनीज हैं, उनको हम गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट देने की कोशिश करें। जैसे आप आज देखिए, काफी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग प्लस ट्रेनिंग, ये सब सारी चीजें दी जाती है। तो ये इस तरीके के कुछ सपोर्ट्स हैं जो हम इंडिया की ही कंपनीज को इंडिया में साथ ही साथ दुनिया में बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ ही साथ समय समय पर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं बच्चों, बहुत सारे, जो टाइम टाइम पर बड़े बड़े कैंपेन्स चलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और इन सब की वजह से गवर्नमेंट की भी नजर जाती है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के और भी ज्यादा फेयर इम्पैक्ट किए जा सकते हैं। अब बच्चों, इस इमेज में आपको एक ये वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म क्या है या फिर नियो इंपीरियलिज्म क्या है, ये भी आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में हो सकता है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी पढ़ेंगे। चलिए, इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है बच्चों। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सभी को सब कुछ समझ आया होगा। आपके जो भी फीडबैक्स या सजेशंस या क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट एंड क्वेश्चन। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।